डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इसके हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसके एमसीक्यूज़ के बारे में। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखा आपने तो वो देख लीजिए। और मज़ीद हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये की पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पहला एमसीक्यू आज हमारा, सू अलाउज 2% कैश डिस्काउंट टू क्रेडिट कस्टमर हु सेटल देयर अकाउंट विद इन 28 डेज। यानी अगर आपका कोई कस्टमर 28 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देता है उधार की, तो आपका नाम सू है, आप उसे 2% जो है वो कैश डिस्काउंट दे देते हैं। जेन परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 200 ऑन सितंबर 10। जेन आपकी कोई कस्टमर है जिन्होंने आपसे गुड्स परचेज किए जिसकी जो प्राइस है वो $200 है, और ये गुड्स उन्होंने आपसे परचेज किए 10 सितंबर को। शी रिटर्न दीज गुड्स ऑन 15 सितंबर। वही सारी गुड्स जितने का उन्होंने सामान खरीदा था, यानी $200 का, ये सारा सामान जेन ने 15 सितंबर को आपको लाकर वापस कर दिया। पूरा सामान 10 सितंबर को खरीदा और 15 सितंबर को लाकर वापस कर दिया, यानी 5 दिन में सामान वापस कर दिया। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर उन्होंने पूरा सामान वापस कर दिया तो क्या वो आपको इसकी पेमेंट करेंगी? तो जवाब है नहीं। जब माल ही वापस आ गया तो पेमेंट क्यों करेंगे? ठीक है भाई। विच एंट्री वुड सू मेक ऑन सितंबर 15? तो सू 15 सितंबर को, यानी जो माल वापस आया, इसकी क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा, दो बातें यहाँ पर समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि सू कौन है? सू वो है जिन्होंने जेन को सामान सेल किया था, माल बेचा था। बेचा हुआ सामान वापस आ गया सू के पास। अगर बेचा हुआ सामान वापस आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। तो सर, सेल्स रिटर्न के दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन सी करेक्ट है या ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं कि सू की बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। तो सू सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेगी क्योंकि सू के पास बेचा हुआ माल वापस आ गया। पहली बात कि सेल्स रिटर्न का ऑप्शन या तो सी है या फिर डी है। अब सवाल ये कि सू जब रिकॉर्ड करेगी तो 196 से रिकॉर्ड करे या 200 से रिकॉर्ड करे? 196 का मतलब ये है कि सामान था 200 का, इस पर 2% डिस्काउंट माइनस करने के बाद, यानी $4 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 196 से रिकॉर्ड करे या फिर 200 से रिकॉर्ड करे। अब सर सिंपल सी एक बात बताइएगा, अगर आप मुझसे कोई सामान खरीदते हैं और मैं कहता हूं कि मैं आपको उस पर 2% डिस्काउंट दूंगा, आप सामान लेकर गए, सामान ला के वापस कर दिया, बोले सर सामान रख लीजिए, बस मुझे डिस्काउंट दे दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं। ये डिस्काउंट मैं आपको उस वक्त दूंगा जब आप मुझे उसकी पेमेंट करेंगे, तो मैं आपको पेमेंट में थोड़ा सा डिस्काउंट दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे सारा सामान लाकर वापस कर देते हो, कहते हैं सर ये सारा सामान वापस रख लीजिए, बस मुझे डिस्काउंट दे दीजिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना जनाब। तो इसी तरीके से आंटी ने पूरा सामान लाकर आपको वापस कर दिया, 200 का सामान लिया था, सारा सामान वापस कर दिया, तो क्या आंटी को 2% डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जब सू अपनी बुक्स में सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे तो विदाउट डिस्काउंट, यानी पूरे अमाउंट से, यानी 200 के अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। टोटल गुड्स रिटर्न टू वेन बाय क्रेडिट कस्टमर इन मार्च 2017 had a list price of $440. He allows a trade discount of 25% on all credit sales. ठीक है भाई। नीचे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। He posed the total of his sales return journal to the ledger at the end of each month. ठीक है। How much should be debited to Wayne's sales return account on 31st March 2017? ठीक है। कहते हैं टोटल गुड्स रिटर्न टू वेन बाय क्रेडिट कस्टमर। वेन आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है, आपके बिजनेस का नाम वेन है, यानी आप ओनर है, और आपके किसी क्रेडिट कस्टमर ने आपको गुड्स वापस किए। टोटल गुड्स जो वापस किए, टोटल वो 440 के गुड्स वापस किए। ही अलाउज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन ऑल क्रेडिट सेट। ये जो भी सामान वापस किया है, आप अपने कस्टमर को 25% क्या देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट याद है ना? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है बातचीत करने से ऑन द स्पॉट जो आप डिस्काउंट देते हैं वो कहलाता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो जो भी माल बेचा गया है उस माल पे 25% क्या है? डिस्काउंट है। ही पोज द टोटल ऑफ हिज सेल्स रिटर्न जर्नल टू द लेजर एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हम भी ये करते हैं कि जो भी हमारे पास सेल्स रिटर्न या सेल्स जर्नल का जो टोटल आता है, हम उसे उसके लेजर में पोस्ट करते हैं, सेल्स में पोस्ट कर देते हैं, सेल्स रिटर्न में पोस्ट कर देते हैं। हाउ मच शुड बी डेबिटेड टू वेन सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑन 31 मार्च 2017? यानी वेन जब सेल्स रिटर्न जर्नल बनाएगा इससे, तो सेल्स रिटर्न का टोटल आएगा, तो वो ये पूछेंगे सेल्स रिटर्न के टी अकाउंट में वो कितना अमाउंट लिखेंगे। 4 ऑप्शन उन्होंने आपको बताए हैं। आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम जरा। कैलकुलेशन से पहले ये आंसर आ गया, कैलकुलेशन शायद बाद में शो होगी। ये लो कैलकुलेशन यहाँ शो, ये ऑप्शन गलती से आ गया भाई। ट्रेड डिस्काउंट, सामान की कीमत कितनी है? $440 जो है वो सामान की कीमत है। इस पर डिस्काउंट कितना है? सर इस पर डिस्काउंट है 25%। 25% अगर मैं इसका डिस्काउंट लूँ
440 का सामान था, 440 लिस्ट प्राइस है। हाँ, लिस्ट प्राइस का मतलब सामान की जो आप कस्टमर को बताते हैं ये वो वाली प्राइस है। कस्टमर को आपने कीमत बताई है $440 की, और इस पे जो डिस्काउंट है वो 25% है। इसका डिस्काउंट अगर लूँ मैं तो कितना बनता है $110। तो $440 में से आप $110 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिस्काउंट माइनस कर दिया जाता है। माइनस कर दें तो कीमत क्या बनती है इसकी, $330। यानी जो सामान की जो नेट प्राइस बनती है वो कितनी बनती है, $330। यानी आप जब भी बिल बनाएंगे, चाहे आप कस्टमर को ये माल बेचें या कस्टमर आपको ये माल लाकर वापस करेगा, आप दोनों ही सूरतों में डिस्काउंट माइनस करने के बाद प्राइस लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कीमत लिखी जाती है। तो माइनस करने के बाद क्या कीमत बन रही है इसकी, $330। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यानी जब वो अपनी सेल्स रिटर्न जर्नल में से रिकॉर्ड करेंगे और सेल रिटर्न जर्नल से यही अमाउंट जब सेल्स रिटर्न के टी अकाउंट में जाएगा तो क्या अमाउंट जाएगा, $330 का अमाउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अ कस्टमर पेड 15,600 टू अ सप्लायर आफ्टर रिसीविंग ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 2 होल 1/2। 1/2 का मतलब हो गया हाफ, यानी मैं इसको कह सकता हूं 2.5। ठीक है, 2.5% कैश डिस्काउंट एंड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस इंटर्ड इन द परचेज जर्नल। तो ये बताइए परचेज जर्नल में क्या अमाउंट लिखा गया। अ कस्टमर पेड 15,600 टू अ सप्लायर आफ्टर रिसीविंग अ 2.5% कैश 2.5% कैश डिस्काउंट एंड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। एक कस्टमर ने आपको $15,600 पे किए हैं। ठीक है, दोनों डिस्काउंट निकालने के बाद आफ्टर रिसीविंग 2.5% कैश डिस्काउंट एंड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस एंटर्ड इन द परचेज। तो बताइए जब परचेज जर्नल आपने बनाया होगा तो उसमें आपने कितने पैसे लिखे होंगे। ये 4 ऑप्शन उन्हें आपको बताएं। यार ऐसा ना हो कि पहले ही ऑप्शन ऊपर आ जाए, पहले कैलकुलेट, यार ये गड़बड़, सस्पेंस खत्म हो जाता है इससे। चले पहले कैलकुलेशन समझा दूं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 2.5%। सामान की कीमत क्या थी, सामान की कीमत है 15,600। अब गौर से इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल मामला है लेकिन बहरहाल समझना पड़ेगा आपको। 15,600 कस्टमर आपको पे कर रहा है आफ्टर रिसीविंग अ 2.5% कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद कस्टमर आपको कितने पैसे दे रहा है, 15,600 दे रहा है। ठीक है, ये डिस्काउंट निकालने के बाद इतने पे कर रहा है। जुमला पढ़िए, अ कस्टमर पेड 15,600 टू अ सप्लायर आफ्टर रिसीविंग अ 2.5% कैश डिस्काउंट। यानी कैश डिस्काउंट निकालने के बाद कस्टमर आपको ये $15,600 पे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सामान की जो असल कीमत थी वो $15,600 नहीं थी, ये तो 2.5% डिस्काउंट निकालने के बाद ये कीमत बनती है। ठीक है, अच्छा एक सवाल है मेरा, जो भी कीमत होगी फिलहाल वो कीमत मुझे नहीं पता, जो भी कीमत थी मुझे नहीं पता, उसमें से 2.5% अगर मैं डिस्काउंट निकाल दूं तो डिस्काउंट निकालने के बाद ये कीमत बन रही है। ठीक है, सवाल मेरा ये है कि ये कितने % कीमत होगी। ये क्या बात हुई, ये होगी 97.5%। ये क्या बात हुई सर, ये कैसे समझाया आपने। भाई देखिए, जो भी इसकी कीमत होगी, सामान कोई भी होगा मुझे नहीं पता, उस सामान की कीमत होगी, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ $16,000, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है $16,000। उस सामान की कीमत होगी $16,000। ठीक है, वो जो कीमत होगी वो होगी 100%, सामान की कीमत होगी 100%। आपने अपने कस्टमर को कितने % डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट। सर हमने उसे डिस्काउंट दे दिया है 2.5%, हमने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, जब डिस्काउंट दे दिया तो क्या कीमत $16,000 रहेगी, तो उसका जवाब है नहीं। डिस्काउंट निकालने के बाद कीमत क्या बन रही है, $15,600 बन रही है। ये डिस्काउंट निकालने के बाद कीमत बन रही है। डिस्काउंट निकालने से पहले 16,000 थी, 16,000 100% कीमत थी। अब इसमें से कितना डिस्काउंट आपने माइनस कर दिया, सर आपने इसमें से 2.5% का जो है कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया। जब 2.5% आपने इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दिया तो अब ये कीमत 100% तो नहीं रही, 16,000 100% थी। अगर डिस्काउंट निकाल दूं तो ये कीमत कितने % रह जाएगी, 97.5% ये कीमत रह जाएगी। कितनी रह जाएगी ये, 97.5%। क्यों, क्योंकि आपने 2.5% इसमें से निकाल दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे डिस्काउंट मालूम करना है कि डिस्काउंट कितना था इसमें। फिलहाल ये आपको नहीं पता डिस्काउंट कितना था, तो क्या कीजिए, $15,600 को डिवाइड कर दीजिए जितने % ये है। ये कितने % है, ये 97.5%। तो मैंने इसे डिवाइड किया 97.5% से। 15,600 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 97.5% से और मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो मुझे मालूम करना है। सर आपको कैश डिस्काउंट मालूम करना है, तो कैश डिस्काउंट की % से मल्टीप्लाई किया। कैश डिस्काउंट कितने % है, 2.5%। तो 2.5% से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। रिपीट करता हूं, मुझे डिस्काउंट मालूम करना है फिलहाल।
अगर डिस्काउंट मालूम करना है तो जो कीमत है यहाँ पर कितनी है, $15,600, $15,600 रखा। इसे मैंने डिवाइड किया, ये जितने परसेंट है, ये 100% नहीं है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये कीमत है, तो इसे मैंने डिवाइड किया इसी की परसेंटेज से। इसकी परसेंटेज कितनी है, 97.5%, और मैंने इसे मल्टीप्लाई किया उससे जो मुझे मालूम करना है। अगर मुझे टोटल कीमत मालूम करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर मुझे सिर्फ डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है, 2.5%, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने सिर्फ डिस्काउंट से मल्टीप्लाई किया, यानी 2.5 से मल्टीप्लाई किया। तो मुझे पता चला कि इसमें जो डिस्काउंट है वो कितना है, वो डिस्काउंट है $400 का। ठीक है, अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड टू 97.5 से ही करना है, लेकिन अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, जो कि बन जाएगी कितनी, 16,000। आप चाहें तो कर देख लीजिएगा। अच्छा भाई, इसमें से डिस्काउंट माइनस हो चुका है, कितना है, $400। अगर मैं इसमें दोबारा डिस्काउंट ऐड कर दूं, $400 अगर मैं इसमें दोबारा से ऐड कर दूं तो सामान की कीमत क्या होगी, तो सामान की कीमत होगी $16,000, है ना। सामान की कीमत क्या होगी, $16,000 हो जाएगी। सही कह रहा हूं मैं, ऐसा ही है बिल्कुल। तो नेट प्राइस कितनी बनती है सामान की, $16,000 बनती आती है। ठीक है, अब ये $16,000 जो डॉलर है, ये जो कीमत है सामान की, ये तो सामान की ओरिजिनल कीमत थी, और आपको इस पर 2.5% क्या मिला है, कैश डिस्काउंट मिला है। ठीक है, कैश डिस्काउंट मिलने के बाद जो है वो कीमत क्या बनती है, 15,600। कैश डिस्काउंट मिलने से पहले क्या कीमत होगी, कैश डिस्काउंट मिलने से पहले इसकी कीमत होगी $16,000, और उससे पहले आपको क्या मिला होगा, ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, परचेज जर्नल में कौन सी कीमत लिखी जाएगी, सवाल ये पैदा होता है, क्या परचेज जर्नल में कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद कीमत लिखी जाएगी, या लेस करने से पहले, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, या लेस करने से पहले। तो भाई एक बात तो जहन में रख लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट जो माइनस हो गया वो हो गया, वो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो कीमत थी वो कितनी थी, वो थी $16,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो कीमत बनती है वो कितनी बनती है, वो बनती है $16,000। और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट यहाँ गलत लिखा हुआ है, कैश डिस्काउंट है, बेसिकली 2.5% कैश डिस्काउंट था, माई मिस्टेक। जो कैश डिस्काउंट है इस पर 2.5%, ये भी अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो कीमत कितनी बनती है, $15,600। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसको समराइज करता हूं, थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। आपके सामान की ओरिजिनल कीमत कुछ और थी, एज्यूम $18,000 थी, उसमें से क्या माइनस किया, पहले आपने ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट, 20% माइनस हो गया। अब मुझे नहीं पता कितनी कीमत थी, बहरहाल माइनस हो गया। माइनस करने के बाद क्या कीमत बनती है, $16,000। फिर $16,000 में से ये है कैश डिस्काउंट, आपने कैश डिस्काउंट भी माइनस किया, जो कि कितना बनता है, $400, और वो माइनस करने के बाद क्या कीमत बनती है, $15,600 बनती है। ठीक है, 3 कीमतें हो गई। एक मैंने अज्यूम की $18,000, जो सबसे पहले कीमत थी, जो दुकानदार ने बताई होगी, $18,000। फिर दुकानदार ने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट के बाद 20% के बाद कीमत क्या बन गई, 16,000, और फिर कैश डिस्काउंट मिला 2.5%, वो भी निकाल लूँ तो कितना बनता है, $400। उसके बाद कीमत बन जाती है $15,600। हमें परचेज जर्नल में क्या कीमत लिखनी चाहिए, परचेज जर्नल में हम कब लिखते हैं, हम उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब हम उधार पर गुड्स परचेज करते हैं, तब हम अपनी जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उधार पर जब हमने गुड्स खरीदी होगी तो उस वक्त हमें कौन कौन सा डिस्काउंट मिला होगा, हमें सिर्फ उस वक्त ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा, बस। कैश डिस्काउंट खरीदते हुए नहीं मिलता। कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप एक पर्टिकुलर डेट के अंदर पेमेंट करेंगे, तब ये वाला डिस्काउंट मिलेगा। तो ये वाले डिस्काउंट को छोड़कर इससे पहले तक की जो भी कीमत थी वही आपके परचेज जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी। तो इससे पहले क्या कीमत बन रही थी, इससे पहले कीमत बन रही थी $16,000, यानी आप अपनी बुक्स में जो कीमत लिखेंगे वो क्या कीमत लिखेंगे, $16,000। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, वो तो पहले ही पता चल गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। अ ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज सेल्स जर्नल। ये सेल्स जर्नल आपको बनाकर दिया गया, सेल्स जर्नल पता है आपको कैसे बनता है, ठीक है भाई। ये यहाँ पर एक क्या है पता नहीं, अंकल का नाम है, ये गुड्स आपने उन्हें सेल किए, ट्रेड डिस्काउंट है, सही है, और डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो कीमत बनती है वो $80, यानी $100 की आपने सेल की है उसे, $100 में से $20 का आपने उसे कौन सा डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस कर दिया, और तो सामान की कीमत बन गई $80। विच एंट्री वॉज मेड इन द अकाउंट ऑफ जे सांगो, ठीक है, इन द सेल्स लेजर। तो जे सांगो जब अपनी बुक्स में इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो किस अमाउंट से और कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जे सांगो कौन है, पहले तो ये समझिए, ये आपकी बुक का नाम है। आपका नाम क्या आपकी बुक के अंदर आपका नाम होगा, नहीं। हमारा नाम, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बिजनेस अगर है ना, तो हमारे बिजनेस का नाम बुक के अंदर नहीं होता, बल्कि बुक के टॉप पर होगा, सेल्स जर्नल के टॉप पर हमारा नाम होगा। तो जे सांगो बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हम नहीं है, ये हमारे कस्टमर है। सेल्स करेंगे तो जिसको सेल्स करेंगे वो हमारा कस्टमर होगा।
तो जे सांगो हमारा कस्टमर है जिसको हमने गुड्स सेल की $100 की और $20 का हमने उसे डिस्काउंट दिया, कीमत बन गई $80। तो पहले तो ये डिसाइड कीजिए किस कीमत पे लिखना है आपको, $100 पर या $80 पर। तो इसका जवाब है कि सर ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हमारी बुक्स में वैल्यू लिखी जाती है। तो वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, $80। अब $80 या तो ए में है या फिर सी में, तो या तो ए ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। अच्छा भाई, अब आते हैं विच एंट्री वॉज मेड इन द अकाउंट ऑफ जे सांगो इन द सेल्स। जब आपसे कहा जाए ना भाई सेल्स लेजर, सेल्स जर्नल नहीं, सेल्स लेजर, दिमाग में बिठा लीजिए इसको अच्छे तरीके से कि सेल्स लेजर का मतलब हो गया ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट। दिमाग में कहीं बिठा लीजिए इसको। जब कहीं सेल्स लेजर, इसका मतलब वो सेल्स लेजर नहीं कह रहे, उनके अल्फाज अलग है और उनके जो अमल है वो अलग है। सेल्स लेजर का मतलब हो गया ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है सर, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, और आपने क्योंकि जे सांगो को उधार पर माल बेचा है तो ट्रेड रिसीवेबल के नाम से लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल एसेट, एसेट बढ़ता है तो हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड पर। यानी जब जे सांगो की आप एंट्री बनाएंगे तो $80 से एंट्री बनाएंगे और कहाँ लिखेंगे आप उसे, डेबिट साइड पर। तो ऑप्शन क्या बनता है इसका, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अली सोल्ड गुड्स $600 ऑन क्रेडिट टू मलिक ऑन 19 अक्टूबर। ठीक है, द टर्म ऑफ सेल वर 2.5%, ये 2.5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट वॉज रिसीव्ड विद इन 14 डेज। उम्मीद है आपको अंग्रेजी समझ में आ गई होगी। पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 25 अक्टूबर। अच्छा, माल बेचा था 19 अक्टूबर को, यानी कि 6 दिन के अंदर पेमेंट आ गई है, और उन्होंने कहा था कि अगर 14 डेज में पेमेंट आ जाएगी तो 2.5% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, हाउ वुड अली रिकॉर्ड दिस डिस्काउंट, अली इस डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करेगा, ये उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए। पहले तो ये समझ लेते हैं कि अली कौन है। अली वो है जिसने गुड्स बेची है, अली सोल्ड गुड्स, अली ने गुड्स बेची है। तो जो गुड्स बेचेगा उसको मलिक से पैसे लेने हैं, बिल्कुल पैसे लेने हैं। अगर पैसे लेने हैं तो क्या इसे पूरे पैसे मिलेंगे, नहीं जी, इसमें 2.5% कम पैसे मिलेंगे। अगर अली को 2.5% कम पैसे मिलेंगे, इसका मतलब अली जो है वो मलिक को डिस्काउंट क्या कर रहा है, दे रहा है। अली मलिक को डिस्काउंट दे रहा है, ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल सर ऐसा ही हो रहा है। अगर अली मलिक को डिस्काउंट दे रहा है तो हमें अली की बुक्स की बात करनी है। तो डिस्काउंट देने के लिए क्या लफ्ज़ होगा सर, डिस्काउंट देने के लिए लफ्ज़ होगा डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड या तो ऑप्शन ए में है या फिर डिस्काउंट अलाउड ऑप्शन सी में, या तो ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन सी सही है। अच्छा भाई, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए, अली के लिए डिस्काउंट अलाउड क्या है, आप डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप किसी को डिस्काउंट देंगे, अरे सर नुकसान हो रहा, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है सर, एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। यानी डिस्काउंट अलाउड कहाँ पर आना चाहिए, डेबिट साइड पर। ये गलत हो गया, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट में नहीं आना चाहिए, डेबिट में आना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है भाई इसका करेक्ट आंसर बनता है। इन अप्रैल मीना सेंट रॉल्फ इनवाइस फॉर 170, 240, 125 एंड अ क्रेडिट नोट फॉर 63। 3 इनवॉइसेस भेजी नहीं भेजी, 3 इनवॉइसेस भेजी हैं। इनवॉइस कब भेजते हैं, जब आप उधार पर सामान बेचते हैं। तो मीना ने राल्फ को ये 3 इनवॉइसेस भेजी हैं। मीना ने राल्फ को 3 दफ़ा उधार पर सामान बेचा है और 1 दफ़ा क्रेडिट नोट भेजा है। क्रेडिट नोट कब भेजते हैं, जब बेचा हुआ सामान वापस आ जाए, यानी सेल्स रिटर्न हुई है। ये सेल्स हुई है क्रेडिट पर, ये सेल रिटर्न हुई है। इन द सेम मंथ राल्फ सेंट मीना अ डेबिट नोट फॉर 70 एंड अ चेक फॉर $107। उसी महीने में राल्फ ने एक डेबिट नोट बेचा है $70 का और एक चेक भेजा है $107 का। ठीक है भाई, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन मीनाज अकाउंट इन राल्फ्स बुक ऑन May 1। राल्फ की बुक में, यानी राल्फ जब रिकॉर्ड मेंटेन करेगा तो राल्फ अपनी बुक में मीना का रिकॉर्ड जो मेंटेन करेगा वो कैसे मेंटेन करेगा, यानी उसका क्या बैलेंस होगा। याद रखिए, हम मीना की बात नहीं कर रहे, यानी मीना की बुक्स की बात नहीं कर रहे, हम राल्फ की बुक की बात कर रहे हैं। राल्फ कौन है, राल्फ वो है जिसने सामान खरीदा है मीना से। ये उन्होंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए। अब इसका भी ऐसा ना हो कि आंसर पहले ही पता चल जाए। बहरहाल अगर पहले पता चल भी गया तो छोड़ दीजिएगा, पहले कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ। ये देखो गलती कर दी ना, इन्होंने पहले ऑप्शन बता दिया। बहरहाल अच्छा भाई, कैलकुलेशन यहाँ शो हो रही है। राल्फ ने 3 बार सामान खरीदा, 170, 240, 125। अगर 3 बार सामान खरीदा है तो राल्फ के ऊपर उधार क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। तो तीनों उधार को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, 1, 2, 3, तीनों को हमने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसके अलावा राल्फ ने एक बार सामान मीना को रिटर्न किया है, क्रेडिट नोट के नाम से शो रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्रेडिट नोट है 63 और यहाँ पर डेबिट नोट है 70। ये 2 अलग अलग प्राइसेस पर है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। राल्फ के मुताबिक वो माल कितने का था, $70 का। राल्फ ने मीना को डेबिट नोट भिजवाया कि भाई $70 का माल जो है वो खराब है, मैं आपको वापस कर रहा हूँ। राल्फ कह रहा है वो माल कितने का है, $70 का। मीना ने बोला अच्छा रुको मैं चेक करके बताती हूँ।
मीना ने चेक किया, मीना ने कहा कि नहीं जी वो माल $70 का नहीं बनता, मेरे मुताबिक वो माल कितने डॉलर का है, $63 का है, और मीना ने रिटर्न में उसे क्रेडिट नोट भिजवा दिया। अब राल्फ $70 नहीं लिख सकता, राल्फ ने कहा तो था कि $70 का माल खराब है, लेकिन मीना ने तस्दीक की इस बात की कि नहीं जी $70 का नहीं है बल्कि $63 का सामान है। तो डेबिट नोट की कोई हैसियत नहीं होती है, उसे आप इग्नोर कर देंगे। राल्फ अपनी बुक में क्रेडिट नोट को रिकॉर्ड करेगा। ये 3 दफ़ा सामान खरीदा है तो उधार क्या होगा, बढ़ेगा, और ये सामान वापस किया तो उधार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राल्फ ने पेमेंट भी की है $107 की मीना को। जब पेमेंट करेंगे तो उधार क्या हो जाएगा, सर उधार कम हो जाएगा, तो 107 भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है, 365। यानी इस वक्त राल्फ को पैसे जो देने हैं मीना को वो 365 देने। ठीक है, तो 365 के 2 ऑप्शन है, या तो ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है। तो राल्फ को क्योंकि पैसे देने, हम राल्फ की बात कर रहे हैं, राल्फ को ये पैसे देने हैं मीना को। पैसे देने के लिए क्या लफ्ज होता है, सर ट्रेड पेबल का लफ्ज होता है, और ट्रेड पेबल क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बैलेंस कहाँ होता है, क्रेडिट साइड पर, तो ये बैलेंस कहाँ पर होगा, क्रेडिट साइड पर। ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, सारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जोला। ठीक है, सारा ओड जोला $400 ऑन May 1st. She paid this on May 1st after deducting a 5% cash discount. Sarah made further purchase of $280 during May. What were the opening and closing balance on Sarah's statements of account for May? Opening और closing balance क्या होगा, ये उन्होंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए। ठीक है भाई, अच्छा भाई, अब आते हैं ज़रा कहानी को हम थोड़ा समझते हैं कि ओपनिंग बैलेंस क्या था सारा की बुक में। यानी सारा क्योंकि गुड्स परचेज कर रही थी, तो सारा को मंथ के स्टार्ट में कितने पैसे देने थे जोला को, खुद बता दिया। सारा ओड जोला $400 ऑन May 1st, यानी मंथ के स्टार्ट में कितना बैलेंस देना था, $400 देना था। तो मंथ के स्टार्ट में क्या बैलेंस आ जाएगा, $400 आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस 400, या तो ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, क्योंकि मंथ के स्टार्ट में डिस्काउंट नहीं था, मंथ के स्टार्ट में पूरे $400 ही देने थे। डिस्काउंट तो बाद में दिया जाएगा जब इसकी पेमेंट की जाएगी, वो पहली तारीख को तो नहीं करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख को पेमेंट की होगी शायद आपने। खैर आगे बढ़ते हैं। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि शी पेड ऑन May 1st आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ये जो अमाउंट था कितना, $400 का, इसकी उन्होंने पेमेंट कर दी 1 May को। ठीक है, 1 May को उन्होंने इसकी जो है वो पेमेंट कर दी। अब जब 1 May को उन्होंने पेमेंट कर दी 5% डिस्काउंट निकालने के बाद, पेमेंट कितनी थी, $400 की, तो क्या पूरे $400 की पेमेंट की होगी, तो इसका जवाब है नहीं सर। 5% डिस्काउंट निकाल दो तो आई थिंक 5% इसका जो है वो 20 बनता है शायद, समथिंग लाइक, हाँ $20 कम करके आपने इसकी पेमेंट कर दी, यानी $380 की पेमेंट की होगी। सही, $380 की आपने इसकी पेमेंट की होगी, और बाकी $20 से आपको क्या मिला होगा, डिस्काउंट मिला होगा। तो सवाल ये है कि जो $400 का उधार था सारा पर, इसकी कुछ पेमेंट हो गई और कुछ डिस्काउंट मिल गया, तो क्या ये उधार रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, सर पूरा उधार ख़त्म हो जाएगा। कुछ पेमेंट की वजह से ख़त्म हो गया और कुछ डिस्काउंट की वजह से ख़त्म हो गया, यानी 400 का उधार अब सारा पर बाकी नहीं रहा जब उसने उसके पेमेंट कर दी। खैर ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, मंथ के स्टार्ट में 400 का उधार था, मंथ के पहली तारीख को ये उधार क्या हो गया, ख़त्म भी हो गया, सारा ने ख़त्म कर दिया। सारा मेड फर्दर परचेज $280 ड्यूरिंग में, इसके अलावा सारा ने मंथ के दौरान मजीद $280 का सामान खरीदा है उधार पे। तो अब सारा पर कितना उधार बाकी होगा, मंथ के स्टार्ट का जो 400 था वो तो पे कर दिया, थोड़ा डिस्काउंट मिल गया, थोड़ा पे कर दिया, क्या इसकी पेमेंट की, नहीं। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा सारा के ऊपर वो कितना होगा, सर वो होगा 280। ओपनिंग बैलेंस 400 और क्लोजिंग बैलेंस $280। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनता है इसका, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। एन इज अ ट्रेडर। ऑन April 1st, Cindy's account in Anne's ledger showed a credit balance of 520। एन ट्रेडर है, सिंडी उनकी कस्टमर है। ठीक है, और सिंडी का जब वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है $520। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग अप्रैल, ये कुछ ट्रांजेक्शन है। एन उनसे गुड्स परचेज की थी, माई मिस्टेक, एन उनसे गुड्स परचेज कर रही थी, तो एन ने गुड्स रिटर्न की, एन रिटर्न गुड्स $30 टू सिंडी, एन ने सिंडी को गुड्स $30 की वापस कर दी। एन बॉट गुड्स टू 10 फ्रॉम सिंडी एंड पेड इन कैश, $210 का सामान उनसे खरीदा और इसके बदले उन्होंने कैश पे भी कर दिया। यानी इन शॉर्ट इसको इग्नोर कर दीजिए, माल खरीदा पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई, इसको इग्नोर कर दीजिए। विच स्टेटमेंट अबाउट द बैलेंस ऑन सिंडीज अकाउंट इन एन्स लेजर ऑन 30 अप्रैल इज करेक्ट। ठीक है भाई, ये उन्होंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए। ठीक है,
अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको बताना विच स्टेटमेंट अबाउट द बैलेंस ऑन सिंडीज अकाउंट इन एन्स लेजर ऑन 30 अप्रैल इज करेक्ट। आपको बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा पहले तो ये बताइए कि इसको तो इग्नोर कर दीजिए, जो माल खरीदा ये सारा का सारा माल आपने कैश पे खरीदा, इसकी बात खत्म हो गई। बैलेंस कितना था एन का? एन इज अ ट्रेडर, सिंडी का जो अकाउंट था एन के लेजर में शो हो रहा था क्रेडिट बैलेंस। सही, सिंडी कौन है? जिनसे आपने गुड्स परचेज किए, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं वो हमारे क्या है? ट्रेड पेबल है, इनको हमें उधार दे रहे हैं, ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस कहाँ होता है? क्रेडिट साइड पर। तो लायबिलिटी कितनी थी हम पे, यानी एन पे जो लायबिलिटी थी वो थी $520। इन शॉर्ट एन को सिंडी को पैसे देने थे $520 के। इस $520 में से एन ने $30 का सामान सिंडी को वापस कर दिया। ठीक है, एन ने $30 का सामान सिंडी को वापस कर दिया। अगर एन $30 का सामान सिंडी को वापस कर देती हैं तो क्या अब भी एन को इतने ही पैसे देने पड़ेंगे सिंडी को? तो इसका जवाब है नहीं। जो माल वापस कर दे वो इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 520 में से अगर $30 माइनस कर दें तो इस वक्त जो पैसे देने हैं एन को, वो कितने पैसे देने हैं? $490। तो एन को ये पैसे क्या करने हैं? लेने हैं या देने हैं? सर एन को ये पैसे देने हैं। ठीक है, कितने पैसे देने? 490। अब यहाँ पर 490 वाले दो ऑप्शन है, या तो ए है या फिर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सॉरी देखो ये गलती से आ गया, पहले माय मिस्टेक, सस्पेंस खत्म हो जाता है पहले से। एन ओज सिंडी $490। एन को पैसे, एन पे ओ किसे कहते हैं? ड्यू को। एन के ऊपर ड्यू है, कितने पैसे ड्यू हैं? 490। किसके ड्यू हैं? सिंडी के। सिंडी के ऊपर ड्यू नहीं है पैसे, बल्कि एन के ऊपर पैसे ड्यू हैं। सिंडी के कितने ड्यू हैं? $490, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट एमसी के ऊपर चलते, थोड़े से रह गए। ये कैलकुलेशन देखो, अब आ रही है कैलकुलेशन, बताओ जरा, सुस्त हैं बिल्कुल। अ बिजनेस सोल्ड गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ $50 ईच। The terms of trade were trade discount for more than 20 items bought 10%, cash discount if customer pays within 30 days 4%. How much was received in full settlement from a customer who bought 25 items and paid after 35 days? ठीक है भाई, कह रहे हैं कि आप $50 का एक सामान एक यूनिट $50 का बेचते हैं। अगर $20 से किसी ने ज़्यादा यूनिट्स खरीदे तो आप उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। कैश डिस्काउंट उस वक्त देते हैं जब 30 डेज के अंदर पेमेंट की जाएगी। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि जो पेमेंट की है पेड आफ्टर 35 डेज। इसका मतलब ये वाला डिस्काउंट तो खत्म हो गया, ये 4 डेज को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट कब मिलता? जब 30 डेज के अंदर पेमेंट कर देता कोई कस्टमर आपको। लेकिन कस्टमर कितने दिन में पेमेंट कर रहा है? 35 डेज में, यानी कि ये वाला डिस्काउंट भाग गया। ठीक है भाई, चलो अब कितने यूनिट्स आपने कस्टमर को बेचे? 25 यूनिट्स आपने कस्टमर को बेचे। एक कितने का बेचा है? $50 का। इनको अभी पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अब फिर मुझे लग रहा है गड़बड़ ये होगी कि पहले आंसर आ जाएगा और कैलकुलेशन बाद में आएगी। क्या करूँ यार, हो गया तो हो गया। चलो 1250, ये 1250 कैसे आया? कितने यूनिट्स आपने बेचे हैं? 25 यूनिट्स आपने बेचे। ठीक है, एक कस्टमर को आपने 25 यूनिट्स बेचे। एक यूनिट कितने का है? एक यूनिट $50 का। तो 25 को 50 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा दिल कह रहा है कि $1250 आएगा। शायद आप करके देखिएगा। तो 25 यूनिट्स बेचें, एक यूनिट $50 का, मल्टीप्लाई करें तो कीमत कितनी बन जाती है? $1250। $1250 का सामान है, आप कस्टमर को इस पर 10% क्या दे रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट है। ये लिखा हुआ सवाल में, ट्रेड डिस्काउंट 10%। इसका 10% लूँ तो कितना बनता है? 125, यानी आप इस पर $125 का डिस्काउंट दे देंगे कस्टमर को। सामान की टोटल कीमत कितनी थी? $1250। $1250 में से 125 का डिस्काउंट निकाल दूं तो रिमेनिंग कीमत क्या बन जाती है? $1125। हाउ मच वॉज रिसीव्ड इन फुल सेटल फ्रॉम कस्टमर हु बॉट 25 आइटम्स। तो कस्टमर से आप कितने पैसे रिसीव करेंगे? कस्टमर से आप रिसीव करेंगे $1125, यानी कि ये वाला डिस्काउंट निकालने के बाद। ठीक, ये वाला डिस्काउंट मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये 30 दिन के अंदर था, लेकिन आप कस्टमर जो आपको 35 डेज में पेमेंट कर रहा है। तो ऑप्शन क्या बनता है वो तो पता चल गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और देखो लिस्ट प्राइस की कैलकुलेशन अब आ रही है यार, क्या है यार, मैं माज़ा चाहता हूँ कि मैंने पहले चेक नहीं किया कि पहले किसकी जो है वो सीक्वेंस आनी चाहिए, थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है। बहरहाल आपको बात समझ में आनी चाहिए, बस वो समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है, ऑन May 1 वहीद इशूड अ इनवॉइस फॉर अ क्रेडिट सेल ऑफ 10 चेयर्स टू यासिर एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 40 ईच। 10 चेयर बेची हैं, एक $40 की, यानी $400 हो गए। ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। यासिर रिटर्न 5 चेयर्स टू वहीद ऑन 15 में।
ठीक है भाई, 5 शेयर इसमें से वापस कर दी। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इनवॉइस इशूड टू यासिर, क्या इनवॉइस जो है वो वैल्यू क्या लिखी जाएगी इनवॉइस पे जो भी इशू हुई। अब फिर यहाँ पे गड़बड़ होगी, आंसर पहले आ जाएगा, कैलकुलेशन बाद में होगी। माजा चाहता हूँ आंसर को छोड़कर आप बात करेंगे पहले कैलकुलेशन की। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ ऐसे हो कि ट्रेड डिस्काउंट पहले आ गया। कितनी शेयर्स बेची हैं? 10 शेयर्स। एक शेयर कितने की? $40 की। तो 10 को 40 से पहले मैं सारी कैलकुलेशन शो कर लूँ। अब सही है, 10 शेयर्स बेची हैं, एक शेयर कितने की? $40 की। मल्टीप्लाई करें कितने होगा ये? $400। यानी जो टोटल सामान आपने बेचा है यासिर को, वो कितने का बेचा है? $400 का। इस पे 10% क्या डिडक्ट किया जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। तो $400 का 10% डिस्काउंट कितना बनता है? $40। डिस्काउंट निकाल दूं इसमें से तो 400 का सामान था, 400 में से अगर मैं $40 निकाल दूं तो सामान की कीमत कितनी बन जाती है? $360 बन जाती है। ठीक है सर। अच्छा सर, 5 शेयर वापस भी तो हुई, उसकी बात नहीं करेंगे। तो ज़रा गौर से जुमला पढ़िए, जो सेंटेंस को गौर से पढ़िए। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द इनवॉइस इशूड टू यासिर। इनवॉइस कह रहे हैं, नॉट क्रेडिट नोट। इनवॉइस कब इशू करते हैं? इनवॉइस उस वक्त इशू करते हैं जब आप कस्टमर को सामान सेल करते हैं, दैट्स इट। अगर वो बेचा हुआ सामान वापस आ जाता है तो क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। वो क्रेडिट नोट की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इनवॉइस क्या इशू की जाएगी। यानी सिर्फ वो इतना पूछ रहे हैं कि जिस दिन हमने माल बेचा, सिर्फ उस दिन की आप बात बताइए। किस दिन माल बेचा आपने? 1 मई की। तो 1 मई को क्या वैल्यू लिखी जाएगी वो बता दीजिए। अगर रिटर्न की भी पूछते तो यहाँ पर क्रेडिट नोट का जिक्र होता और फिर वो बात होती 15 मई की। लेकिन उन्हें रिटर्न की बात नहीं की है, वो सिर्फ इनवॉइस की बात कर रहे हैं। तो इनवॉइस का मतलब है जिस दिन आपने सेल किए सिर्फ वो बता दिए। तो सेल तो हमने की कितने की? $360 की, डिस्काउंट निकालने के बाद। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक, आखिरी एमसीक्यू ऊपर आ जाते हैं अब हम अपने। अ सप्लायर्स अकाउंट इन द शिल्पास लेजर showed a balance owing on 1 October of $3,400। सप्लायर कौन होता है? जिससे हम उधार पर माल खरीदते हैं। ठीक है। इन अक्टूबर शिल्पा परचेज गुड्स 860 एंड रिटर्न गुड्स $55। शिल्पा ने, अच्छा शिल्पा को जो उधार देना है वो 3,400 का उधार देना है किसी सप्लायर को। शिल्पा ने माल खरीदा है $860 का और फिर उसमें से माल वापस किया $55 का। ड्यूरिंग द मंथ शी मेड अ पेमेंट ऑफ $2,000। इसके अलावा शिल्पा ने $2,000 की पेमेंट भी कर दी अपने उस सप्लायर को। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन सप्लायर्स अकाउंट इन शिल्पाज लेजर ऑन 1 नवंबर। तो ये बताइए 1 नवंबर को, ये अक्टूबर का महीना चला था, अक्टूबर खत्म होने के बाद फिर आएगा नवंबर। तो बताइए 1 नवंबर को सप्लायर के अकाउंट में शिल्पा का क्या बैलेंस शो होगा। फिर वही कहानी होगी कि पहले आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसकी कैलकुलेशन यहाँ शो होगी। माई मिस्टेक। तो भाई देखिए शिल्पा को कितने पैसे देने थे साल महीने के शुरू में? 3,400 शिल्पा को पैसे देने थे, 3,400। फिर इसके अलावा शिल्पा ने और माल खरीदा। कितने का माल खरीदा? 860 का। अगर और माल खरीदा है तो ये उधार शिल्पा के ऊपर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 3,400 का पहले का उधार था, ये माल और खरीदा, उधार बढ़ जाएगा। तो क्या करना चाहिए? ऐड। फिर इसमें से शिल्पा ने $55 का माल वापस कर दिया, तो क्या हो जाना चाहिए? लेस, उधार कम हो जाएगा। फिर शिल्पा ने उस उधार वाले को $2,000 की पेमेंट भी कर दी। अगर पेमेंट भी कर दी तो मजीद उधार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उधार कम हो जाएगा। तो उधार कम होने के बाद अब जो फाइनल बैलेंस है, यानी शिल्पा को जो पैसे देने हैं और उस सप्लायर को जो पैसे लेने हैं, वो कितना है? $2,205। यानी जो फाइनल आंसर है वो है 2205। इस वक्त जो पैसा लेना देना है दोनों को एक दूसरे से, वो ये पैसा लेना देना है। अब 2205 के 2 ऑप्शन है, ए भी है और बी भी। अच्छा ये तो हमें पहले ही पता है कि ए आंसर है। अब क्यों ए है वो ये आपसे कह रहे हैं। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन सप्लायर अकाउंट। सप्लायर के अकाउंट में, सप्लायर के अकाउंट मतलब सप्लायर की बुक्स में शिल्पा का जो लेजर होगा, शिल्पा का जो टी अकाउंट होगा, उसका क्या बैलेंस होगा। तो सप्लायर को शिल्पा के लेजर में सप्लायर का जो अकाउंट है, यानी शिल्पा जब लेजर बनाएगी, ठीक है, तो उसमें सप्लायर का अकाउंट होगा। शिल्पा को क्योंकि पैसा क्या करना है? देना है ना। शिल्पा को ये पैसा देना है, पेबिल है। और पेबिल क्या है सर? पेबिल लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का बैलेंस कहाँ शो होता है सर? लायबिलिटी का बैलेंस शो होता है क्रेडिट साइड पर। तो शिल्पा के लेजर में जब सप्लायर का अकाउंट शो होगा तो वो कहाँ पर शो होगा? वो होगा क्रेडिट साइड पर। शिल्पा को ये पैसा लेना नहीं है, बल्कि शिल्पा को ये पैसा देना है। और देना है तो देने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट साइड पर, यानी ऑप्शन ए भाई साहब करेक्ट आंसर। खत्म? जी हाँ। तो ये फिलहाल हमारे आज के MCQs यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। मज़ीद हम इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह फिर अब अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।